हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हमने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या लिखा हुआ है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम ही क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। क्लियर? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। जैसे सीक्वेंस ही होती है, किसी को नंबर में सीरीज में लिखना क्या होती है? सीक्वेंस होती है। जैसे 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग में लिखते हैं, तो ये क्या होती है? सीक्वेंस होती है, मतलब सीरीज में लिखना, सीक्वेंस में लिखना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिकल सीक्वेंस एक ही बात होती है। इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये नंबर की एक सीक्वेंस होती है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, कि उसके जो कंजुगेटिव टर्म है ना, उसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। कंजुगेटिव टर्म क्या होती है? लगातार कोई भी टर्म होना। जैसे कि मैंने 4 लिखा, 4 के बाद 8 12 16, तो ये कंजुगेटिव टर्म हो गई। 4 8 8 12 कंजुगेटिव टर्म हो गई। तो जो कंजुगेटिव टर्म है, मतलब लगातार टर्म है, उनके बीच जो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। इससे डेफिनेशन से कुछ ज्यादा क्लियर नहीं होगा। अब हम चलो आगे इसके एग्जांपल की हेल्प से बताते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने एक सीक्वेंस ले ली नंबर्स की। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? नंबर्स की एक सीक्वेंस लेनी है। तो हमने एक नंबर्स की सीक्वेंस ले ली, 4 8 12 16 20 24, ऐसे ये आगे तक चलती रहेगी। फिर हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब कंजुगेटिव टर्म मतलब लगातार टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 और 8 में 4 का डिफरेंस है। फिर ये दोनों लगातार टर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें भी 4 का है। और फिर इन दोनों में 12 और 16 में कितना डिफरेंस है? 4। ऐसे आगे चलते जा रहे हैं तो सारी टर्म के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। कांस्टेंट का मतलब यही है कि डिफरेंस सेम आएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिफरेंस 4 आ रहा है, तो सेकंड थर्ड टर्म में भी डिफरेंस 4 ही रहेगा, थर्ड फोर्थ में भी डिफरेंस 4 ही रहेगा। ऐसे कितनी भी टर्म लिख लेंगे हम, पर डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। यही मतलब है कि डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन से समझ आए कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एक नंबर्स की सीक्वेंस है जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है। समझ में आ गई? किसी भी दो लगातार नंबर के बीच में जो गैप है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही क्या होता है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है। कोई नंबर की हम सीक्वेंस लिख देंगे तो कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। मीन्स सभी कंजुगेटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम रहेगा। अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब ये हमारे पास हमने एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन लिख लिया। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे चैप्टर 5th चैप्टर में हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को एपी से डिनोट करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो जहां भी एपी लिखा हुआ मिले उसका मतलब क्या है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो अब ये हमने एक सीक्वेंस ले ली, ये किस में है? एपी में है। एपी में मतलब कि इनका डिफरेंस क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास डिफरेंस क्या होता है? डी को किससे डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ए को किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म से। ए को जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 4 है। क्लियर? तो ए तो क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब जो सीक्वेंस में पहली टर्म होती है वो हमारा क्या आएगा? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? सभी दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये डी तो हो गया कॉमन डिफरेंस।
ए हो गया फर्स्ट टर्म। ये हमने एपी के बारे में डिस्कस किया। एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं कंजुगेटिव नंबर्स के बीच में। और ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ऐसे हमारे पास अगर हम चलते जाएंगे, ये ए है, A1 है, A2, A3, A4, ऐसे ही चलते जाएंगे, AN आएगा। AN क्या होता है, लास्ट टर्म। जो एंड की टर्म होती है उसको लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं। तो एथमेटिकल प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस दी गई है उसमें कुछ टर्म याद रखने के लिए है, जैसे डी को सॉरी जहाँ भी हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे वहां डी से डिनोट करेंगे। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ए को हम फर्स्ट टर्म से डिनोट करेंगे, और अगर लास्ट टर्म की बात आए तो हम ए एन से, क्योंकि पूरा हमारा चलता आ जाता है। ए फर्स्ट टर्म है, A1 सेकंड, A2, A3, A4, A5 अप टू AN तक चलता जाता है। तो ये हमने अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की एक सीक्वेंस लिखी, इसमें डिस्कस किया कि ए क्या होता है, डी क्या होता है और AN क्या होता है। अब हम आगे करते हैं। अब हम करेंगे, इसमें हमने एपी के बारे में पढ़ा और उसके बारे में हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एपी। एपी की nth टर्म क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं nth लास्ट टर्म an इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस ये फॉर्मूले को याद रखना है। an इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। लेट सपोज n इज इक्वल टू 1, देन n की जगह 1 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल टू a प्लस में 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। ऐसे ही n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो a2 इक्वल टू ए प्लस में n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1 डी, ए प्लस डी हो जाएगा। n की जगह 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल टू ए प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3 माइनस 1 2d हो जाएगा। a3 की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस 2d हो गया। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है कि ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी होती है। तो a प्लस n माइनस 1 डी होती है, तो a1 की वैल्यू क्या है, a, a2 की वैल्यू a प्लस डी, a3 की वैल्यू a प्लस 2d। इन शॉर्ट वे में अगर बोला जाए तो देखो 3 है तो यहाँ पर एक कम 2 है, अगर a2 की वैल्यू तो एक कम 1 है, तो d के आगे जो कोफिशिएंट लग रहा है वो जितने नंबर की टर्म है उतना ही कम होगा, एक कम होगा। लेट्स सपोज दैट मैं बोलती हूँ a20 क्या होगा, a प्लस 20 में से एक माइनस करो 19d। तो जितने नंबर की टर्म निकालनी है उतना ही एक कम नंबर से d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। हम एपी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 4 6 8 10, ऐसे आगे तक ये एपी चल रही है। अब ये एपी में सभी को पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d1 क्या होता है, a2 माइनस a1। पहली दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, d1। तो 4 माइनस 2 क्या हो गया, 2। फिर d2 क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। ये a1 है, a2 a3, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस आया है 2, सभी में सेम आ रहा है, तो ये किस में हो गया, एपी में हो गया। ये सीरीज क्या है, एपी में दी गई हमारे पास। अब हमें मैं बोलूं इसमें A20 फाइंड आउट करो। A20 फाइंड आउट करनी मतलब 20 नंबर पे जो टर्म है
वो क्या आएगी इसमें वो बताना है हमें। क्लियर। तो A20 क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, A प्लस में 20 में से 1 कम करो 19D। अगर 30 नंबर का निकलवाते हैं तो A प्लस 29D। अब यहाँ पर A क्या है, A क्या होती है फर्स्ट टर्म, कितनी दी गई है हमारे पास 2। D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दिया आया है 2। फिर क्या निकालना है A20 निकालना है। A की जगह क्या पुट करेंगे 2 प्लस में 19, D की जगह क्या पुट करेंगे 2, 2 प्लस में 38 इक्वल टू 40। तो मतलब 40 नंबर पे हम चलेंगे तो क्या है सॉरी 20 नंबर की टर्म क्या आएगी 40 आएगी। तो क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है देख लिया, nth टर्म पे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ पर कितने भी नंबर की टर्म निकलवा ले, हमें एपी में पता है फर्स्ट टर्म क्या होती है a, लास्ट टर्म क्या होती है an, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस किसी भी कंजुगेटिव नंबर्स का, और उसके बाद an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेन बात ये ध्यान रखने के लिए, इससे हम कोई भी नंबर की टर्म निकला सकते हैं। अगर एपी में सीक्वेंस दी गई है तो 100 नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, 200 नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, 400 नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे चलते इसमें। अब हम करेंगे सम ऑफ nth टर्म, जो एपी में दी गई है n टर्म दी गई है, तो n टर्म का सम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे सम ऑफ nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा n बाई 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का सम फाइंड आउट करने का। तो ये तो फॉर्मूला है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। अगर सम पूछे n टर्म का सम पूछे तो n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 एनीथिंग कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। अब हमारे पास ये फॉर्मूला तो है, पर अगर हमारे पास सीक्वेंस में क्या है कि कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड आउट, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट है और लास्ट टर्म दिया गया है क्वेश्चन में। अगर पहली टर्म पता है ए पता है और लास्ट टर्म पता है, तो अब हम सम कैसे फाइंड आउट करें। ए क्या हमारे पास, यहाँ पर ए क्या था ये और लिख लेना। यहाँ पर ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस है। ऐसे ही Sn का एक और फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस l। यहाँ पर l क्या है लास्ट टर्म, इसको an भी लिख सकते हैं, और a क्या है फर्स्ट टर्म। तो हमें किसी भी nth टर्म का सम फाइंड आउट करना हो तो क्या दिया गया हमारे पास एक फॉर्मूला, तो n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1d होता है। और सेकंड क्या है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला तो तब लगेगा हमारे पास एपी सीक्वेंस दी गई है, उसमें फर्स्ट टर्म पता है हमें और कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म नहीं पता। क्लियर। और ये सेकंड फॉर्मूला तब पुटअप करेंगे तब हमें लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता। तो इन दोनों का अंतर भी ध्यान रखते हुए चलना है। हो सकता है तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दियो और तुम इस फॉर्मूले से कर रहे कि ट्राई कर रहे हो, तो ये नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम ये सोचोगे कॉमन डिफरेंस तो दिया ही नहीं गया, हम कैसे फाइंड आउट करें। तो ये होता है लॉजिकल, कि हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि सम फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूला है और हमें ये लॉजिक लगाना है कि कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, हमें कौन सा इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर। तो जहां पर भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा हो
वहाँ सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है नीचे वाला, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो वहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले nth टर्म फाइंड आउट करने के, nth टर्म के सम फाइंड आउट करने पे। हमारी जो एपी है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, उसमें बहुत ही रेयर टॉपिक यूज हो रहे हैं। एक दो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बस दो तीन फॉर्मूले घुमा फिरा के वही यूज हो रहे हैं बार बार, तो इसमें कुछ लेंदी नहीं है कि याद करना पड़ेगा। एक दो फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले इधर दिए गए, दो तो एस एन के और एक इससे पहले करवाया था ए एन। सारी एक्सरसाइज इन्हीं पर बेस है, उसके लिए अलग से कोई वो बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा ध्यान देके तुम करोगे तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से देखना है, और जो फॉर्मूले मैंने याद करने के लिए बोले वो याद करके आना नेक्स्ट क्लास में, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, उसके बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो मैं बार बार बोलती हूँ हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के एक्सरसाइज में हमें कुछ समझ नहीं आता। वो होता है ना, किसी भी कोई भी हमें एक क्लास में कोई एक चैप्टर शुरू करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट है दूसरा, उसमें कोई लेसन पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर उस लेसन को पढ़ाने से पहले हम एक स्टोरी बिल्ड कर दे, बच्चों के माइंड में एक पिक्चर चला दे कि ऐसे 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 चैप्टर में ऐसे ऐसे होगा, तो एक स्टोरी बेस पे हम उसको समझाएं और बाद में उसको हम रीड करवाएं, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आता है हमें। ऐसे ही होता है मैथ में भी, अगर इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा डोज दे दे कि बस ये तुम्हें करना है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए, बेस बिल्ड हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाते एक बार। क्योंकि मैथ में इंपॉर्टेंट क्या है, बेस ही है। अगर हमारा बेस बन गए तो क्वेश्चन तो अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नहीं, मैं तो कहती हूँ मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब हम आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए तुम यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।